नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम इंतखाबी तज्ज़िया में मैं फैज़ुर रहमान दमलवी। आज हम बात करते हैं मधुबनी के मुख्तलिफ़ हलक़ों में अवामी रुझान क्या है। तो आइए चलते हैं। नौजवान आलिम दीन मौलाना असद नदवी साहब, आप संग्राम के रहने वाले हैं, दीनी मिल्ली कामों में पेश रहते हैं। मौलाना असद साहब, आपका सफ़ा ऑनलाइन के इंतखाबी तज्ज़िया में इस्तक़बाल है। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपसे पहला सवाल ये है कि आपके हलके में इस मरतबा कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? हमारा हल्का इंतखाब झंझारपुर पड़ता है जी और ये झंझारपुर ये लोकसभा का भी हल्का इंतखाब है और जी विधानसभा का भी हल्का इंतखाब है। जी तकरीबन 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं जी और इस मरतबा हमारे हल्के में जी बराह रास्त मुकाबला गठबंधन के कैंडिडेट जी राम नारायण यादव और बीजेपी के उम्मीदवार नीतीश मिश्रा के दरमियान है। जी इसमें सबसे बड़ी बात यह है जी और खुशाइंद बात खास तौर से अक़लियत के लिए इस बार के चुनाव की यह है जी कि बीजेपी के कोर वोटर्स इस मर्तबा मुंतशिर होते नजर आ रहे हैं, जी इसलिए कि रालोसपा से जी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से वीरेंद्र चौधरी जी उम्मीदवार हैं, जी जो इससे पहले एमपी भी रह चुके हैं झंझारपुर से जी और एमएलसी भी रह चुके हैं, जी तो वो केवट और कोयरी का वोट काट लेंगे। जी इसी तरह से गंगा गंगोत्री के नाम से एक आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, जिनका असर रसूख है कोयरी बिरादरी में, कुशवाहा बिरादरी में, जी और वो उसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, तो जी वो भी अपने तौर पर तकरीबन 10,000 वोट जरूर काट लेंगे। इस तरह से देखिए तो बीजेपी के कोर वोटर्स मुंतशिर होते नजर आ रहे हैं और इसके मुकाबले में सेकुलर वोटर्स राम नारायण यादव, जो कि सीपीआई के उम्मीदवार हैं जी और गठबंधन के कैंडिडेट हैं, उनके हक में गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। जी तो सबसे बड़ी बात यह है हमारे झंझारपुर के लिए खास तौर से जी कि अकलियत वोटर्स जहां उनकी अक्सरियत जिधर जाएगी उसका पलड़ा भारी रहेगा और वही उम्मीदवार इंशाअल्लाह जीतेगा। और इंशाअल्लाह तकरीबन यही सूरत हाल मधुबनी के दसों हलकों में है। असेंबली हलकों में। जी तकरीबन यही सूरत है, ये जी असेंबली हलकों में यही सूरत हाल है कि बीजेपी के कोर वोटर्स मुंतशिर होते नजर आ रहे हैं जी और सेकुलर वोटर्स गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं जी कि बहुत हमारे मधुबनी असेंबली हलकों में बाज मकामात पर स्वर्ण यानी ब्राह्मण और राजपूत भी गठबंधन के कैंडिडेट के हक में गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। इसकी वजह यह है जी कि हमारे ख्याल से बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऐसा चुनाव बिहार असेंबली का हो रहा है जो मुद्दा आधारित है, जो मुल्क के जो रियासत के बुनियादी मसाइल पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तालीम के मसले पर, रोजगार के मसले पर, सेहत के मसले पर, इसी तरह से रोड सड़क के मसले पर। ये अहम मुद्दे हैं जिन पर क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम जो आम तौर से इलेक्शन का मौजू हो जाया करता था या बाज दीगर मकामी मसाइल जो हैं इलेक्शन के मुद्दे बन जाया करते थे, इस मर्तबा की सूरत हाल वैसी नहीं है। ये एक बहुत खुशाइन बात है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हक में हर तबके के लोग गोलबंद हो रहे हैं, मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव की रैली में दूसरे कैंडिडेट दूसरे महाज के मुकाबले में ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि उनके जितने भी हरीफ हैं वो सबों ने अपने अपने हाथ पांव समेट लिए हैं। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि वजीर आजम दरभंगा आए हुए थे अभी 2-3 रोज कब, उनकी रैली में भीड़ नहीं थी। इसी तरह से योगी जी हमारे झंझारपुर आए हुए थे परसों और जुमरात के दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के मसले पर भी गुफ्तगू की, धारा 370 पर भी गुफ्तगू की। फिर भी आवाम में उनके ताल्लुक से जो कशिश पैदा होनी चाहिए थी वो आवाम में नजर नहीं आ रही। आवाम में वैसी कोई लहर नहीं है, आवाम खामोश है
और आवाम सिर्फ एक चीज की मांग कर रही है कि हमें रोजगार दो, हमारा पलायन बंद करो, हमें सेहत का निजाम दुरुस्त करो, और पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार के मौके फराहम करो, कल कारखाने लगाओ। ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो बात आपने बताया है, हकीकत तो यही है कि जमहूरियत में इंतखाब का मुद्दा यही होना ही चाहिए। और जी जी, बड़ी खुशी की बात यह है कि आवाम जग गई है कि हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमें ठीक ठाक होना चाहिए, और इस पे गोया कि आवाम पूरी एकजुट हो गई है। इस इलेक्शन की क्या खास बात है आपकी निगाह में? ये तकरीबन मैंने वाजे कर दिया कि खास जी बात तो वही है कि मुद्दा आधारित चुनाव है। जी जी दूसरी अहम बात यह है कि हर तबके के लोग क्या कहते गोलबंद होते नजर आ रहे हैं। जी इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, यानी गुज़श्ता 2015 का जो चुनाव था, जी उसके अंदर उसमें दोनों महाज तकरीबन मुकाबला आ रहे थे। जी और अभी के चुनाव की ये पोजीशन है कि महागठबंधन का पल्ला हर जगह भारी है। अगर कोई कैंडिडेट महागठबंधन का हार जाता है तो यूं समझिए कि वो उसका मुकद्दर है, या वो अपने जाती अमल की बुनियाद पर वो आवाम को अपनी तरफ मायल नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी अपनी कमी है। वरना हर जगह उसके लिए मैदान हमवार है और महागठबंधन के कैंडिडेट को जीतना चाहिए। जगह जगह पूरी कोशिश की गई है अभी हुकूमत की तरफ से कि किसी न किसी तरह से इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए और इलेक्शन का मिजाज चेंज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इलेक्शन का मिजाज अब तक अल्हम्दुलिल्लाह चेंज नहीं हुआ है। और जहां कहीं भी हुकूमत के विधायक लोग या मंत्री लोग अपने हल्के इंतखाब में वोट मांगने जा रहे हैं तो आवाम उनसे रोजगार मांग रही है। आवाम ये कह रही है कि 15 साल पहले जब नीतीश जी आए थे तो वो ये कहकर आए थे कि हम कल कारखाने लगाएंगे, वो ये कहकर आए थे कि हम पलायन बंद करेंगे। लॉकडाउन में देखिए माइग्रेंट मजदूरों का क्या हाल हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कितनी जानें जाए हो गई जी। लोग दोबारा दिल्ली बंबई जाने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग चले भी गए हैं तो वहां वो मुतमईन नहीं है, और घर पे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बुनियादी चीज क्या है? रोजगार है और नौकरी है। तेजस्वी यादव ने जो अपना विजन जाहिर किया, जिसमें उसने 10 लाख नौकरी की बात की, ये उसका मास्टर स्ट्रोक था। इसने लोगों को यानी इसके जरिए उसने लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम किया, और इसमें तेजस्वी यादव बहुत हद तक कामयाब हो गए। यही वजह है कि अकेले तेजस्वी यादव रोजाना 14-15 रैलियां कर रहे हैं, और हर जगह आवाम की भीड़ उतनी ही रहती है, कहीं कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, और नौकरी के नाम पर पूरी आवाम खुश है। मिसाल के तौर पर हमारी उम्र के जितने लोग अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, या हमसे छोटी उम्र के लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, चाहे आप क्या कहते हैं तालीम का डिपार्टमेंट ले लें, वहां तकरीबन लाखों जगह खाली हैं। कितने हाई स्कूल ऐसे हैं जो जहां यानी इमारत बन गई है मगर वहां टीचर्स नदारद हैं, आज तक वो स्कूल शुरू नहीं हुआ, वहां कौन पढ़ाएगा? अब तक 2-3 साल पहले जो टीचरों की वैकेंसी हुई थी, लोग पास हो गए लेकिन उनको लेटर नहीं मिला, अब तक वो नौकरी से महरूम है। इसी तरह से सेहत के महकमे में 4 साल पहले लोगों की काउंसलिंग हो गई, आज तक उनको बहाली लेटर नहीं मिला। इसी तरह से उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली के लिए साहब इश्तेहार निकला, नीतीश जी उसका इम्तिहान नहीं करा सके। इसी तरह से एसएससी के यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कई मरतबा नौकरियां निकली, नीतीश जी ने इम्तिहान लिया भी तो दरमियान में ही उसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह से इंजीनियरिंग किए हुए बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, और इसी तरह से जो स्टाफ जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनकी यानी यूं समझिए उनका अपमान किया नीतीश जी ने, उनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा, उनको पूरी सैलरी नहीं दी। अगर कोर्ट ने उनके हक में भी क्या कहते हैं साहब फैसला दिया हाई कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज कर दिया उस मसले को, और बधुआ मजदूर की तरह वो उनसे काम ले रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर परेशानियों के दरमियान तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया, और ये कहा है कि जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल है उनको हम नियोजित नहीं रखेंगे बल्कि नियमित कर देंगे, यानी परमानेंट नौकरी उनको देंगे, और नौकरी की जो सारी सहूलियात होती हैं वो सारी सहूलियात उनको दस्तयाब होंगी, यहाँ तक कि आशा सेवक, ओला सेवक। मौलाना असद साहब, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का अनाउंसमेंट किया है,
कि पहली जी पहली बैठक में हम ये काम करेंगे। और जो जी बड़ी जी पार्टी यहाँ की एनडीए है उसने 19 जी लाख के बारे में कहा है। तो 10 और जी, तो 19, दोनों में फर्क है, जी, तो आखिर दोनों में एक 19 की फर्क है। तरफ आवाम क्यों नहीं आ रही है? और आवाम इसलिए नहीं आ रही है कि आवाम का इससे पहले तल्ख तजर्बा रहा है। 2 करोड़ नौकरी का जो वादा 2014 में किया गया था उसका एक तल्ख तजर्बा है, जी जो सिर्फ एक जुमला था। तो चूंकि हुकूमत में बीजेपी भी शामिल है और बीजेपी जुमलाबाज पार्टी है, और यानी जाहिर सी बात है, सियासी सियासी पार्टी या सियासतदां के जुमलों से हमारी आवाम वाकिफ हो गई है। वाकिफ हो। एक चीज, जी दूसरी चीज ये है कि उन्होंने अपने विजन में ये कहा है कि हम 19 लाख रोजगार के अवसर देंगे। जी तो जब वो अवसर की बात कर रहे हैं, यानी रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, जी जी रोजगार के अवसर देंगे, और अफसर ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख कंफर्म नौकरी देंगे। तो दोनों में बुनियादी फर्क है। रोजगार के अवसर के अंदर जो है पकौड़ा छानना भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें आ सकती जी है। जी तो इस एतबार से देखा जाए तो वो हवाई जुमला है, और हाँ, तेजस्वी की बात में मजबूती है। फिर हम्म, यह है कि तेजस्वी यादव अभी नौउम्र है, उनको लंबी पारी सियासत की खेलनी है, जी और अब आवाम काम को जानती है, काम कराना भी जानती है और जी काम से वाकिफ भी है जी कि हमें हुकूमत से क्या क्या चाहिए। जी। तो आवाम बेदार है, तो बेदार आवाम के दरमियान बेदार नेता भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने माशाल्लाह। बहुत इन्हीं बातों की ज़रूरत है। गोया कि आपका ये पैगाम है कि आवाम बेदार हो गई है, और जो उसके आने वाले मुस्तकबिल में जो अ, जी मुनासिब काम होना है और उसका बुनियादी काम होना है, असल में उन्होंने उसको अपना मुद्दा बना लिया है। जी हाँ, तो जी हाँ। जी जी और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 15 साल पहले जिन चीजों का वादा नीतीश जी ने किया था, जी जैसे उन्होंने कहा था कि हम पलायन बंद कर देंगे, पहली बात हमें जी ये याद है, आज से 15 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी। आज भी बिहार के लोग बाहर जाने पे मजबूर हैं। जी दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि जितने, जैसे मधुबनी की एक बुनियादी बात क्या है, मधुबनी में शकरी में चीनी मिल है, जी लोहट में चीनी मिल है, इसी तरह से रैयाम में चीनी मिल है। ये जी सब मधुबनी जिला के अंदर ये सारे चीनी मिल आते हैं। तो उन्होंने तमाम तर चीनी मिल के जो इससे पहले बंद कर दिए गए थे, और जो उनकी बाकियात थी, जो उनका मलबा था, उन तमाम तर चीजों को नीतीश जी ने बेच दिया और जी उसकी जगह नया चीनी मिल नहीं लगाया। तो जी बिहार में उद्योग बंद हो गए, कल कारखाने नहीं लगे। इसी तरह से आप जानते हैं मधुबनी में खादी की बुनाई होती है जी जी, जी उसका उद्योग ठप हो गया। उसमें कितने लोग, क्या कहते हैं, सैकड़ों लोग काम करते थे, वो रोजगार से महरूम हो गए। आज तक नीतीश जी ने उन पर तवज्जो नहीं दी। अब ये कहते हैं कि हमने बिहार को बुनियादी तौर पर संवारने की कोशिश की। तो आपको तो 15 साल दिए गए, जब आपने 15 साल में ये सारे काम नहीं किए तो आइंदा 5 साल में आप क्या कीजिएगा? एक बड़ी मुद्दत होती है। एक सवाल मेरे सामने आया था, यानी एक बात आई थी कि एक मजदूर तबके से सवाल किया गया कि आप वोट किसको देंगे? तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को हम देंगे। उसके पीछे जो लॉजिक उन्होंने बताया, कहा कि क्यों? तो कहा कि लॉकडाउन से पहले मुझे 5 केजी अनाज मिलता था, लॉकडाउन में जो है 10 केजी अनाज हो गया। तो क्या एक प्राइम मिनिस्टर और एक मुल्क के सरबराह की यही हैसियत होती है क्या? या हम लोगों को वही सोचना है कि 5 केजी पहले मिल रहा था, अब 10 केजी मिल रहा है, तो हम कुछ रुझान बनाए? सबसे सबसे बड़ी बात यह है जी कि आवाम को कुछ लोगों ने मिसगाइड कर दिया है। जी जो छोटे तबके के लोग हैं, चाहे हमारे बिहार में हो या दूसरे स्टेट में हो, जी उनको कुछ बड़े लोगों ने आकर के गलत पढ़ा दिया है। जी जैसे सबसे पहली बात यह है अनाज की, तो ये अनाज की योजना ये एनडीए की देन नहीं है, ये सोनिया गांधी की देन है, ये यूपीए की देन है। अब उसमें कोई थोड़ा इजाफा कर ले या थोड़ी कमी कर दे, तो अगर कोई इजाफा भी करता है तो इसका सेहरा उसी के सर बांधा जाएगा जिसने इसकी शुरुआत की है। जिसने तो शुरुआत पहली की। चीज तो जिसने शुरुआत की, जैसे आपने लॉकडाउन में एक चीज और देखी होगी कि अमेरिका ने कोई दवा मांगी, वो दवा पहुंचाई गई अमेरिका हिंदुस्तान से। तो किसी मोदी भक्त ने ये कहा कि देखो हमारे वजीर आजम इतने ताकतवर हैं कि यहाँ से दवा गई। तो दूसरे साहब ने जवाब दिया ये वो दवा जो नेहरू जी के जमाने में ईजाद हुई थी। तो हकीकत तो ये है उसका सेहरा नेहरू जी के सर बांधा जाएगा, न कि मोदी जी के सर। तो पहली चीज तो ये है कि इसकी शुरुआत हुई सोनिया जी के दौर से, यानी मनमोहन सिंह और सोनिया के जमाने हुकूमत से।
दूसरी बात यह है कि लोगों ने मिसगाइड कर दिया, जैसे सीए, एनआरसी, एनपीआर के दौर में का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हमारे बिहार के बहुत सारे मवाज़िआत में कुछ लोगों ने जाकर के हरिजन तबके के लोगों को ये पढ़ा दिया था कि ये वो कानून है जिस कानून के जरिए मुसलमानों को मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा, और ये मुसलमानों के जो बड़े बड़े मकानात तुम्हारी आबादी में बने हुए हैं वो सारे मकानात हुकूमत तुमको दे देगी। इस पर उनका यकीन भी बहाल हो गया था। नतीजा ये हुआ, बाद जगहों से ये खबर आई कि हरिजन तबके के लोग आपस में, दलित तबके के लोग भाई, यानी आपस में एक भाई दूसरे भाई से लड़ने भी लगा इस मसले को लेकर कि हमको फला बाबू का घर चाहिए, वो कहता था नहीं हमें चाहिए, समझा नहीं। तो जब आखिर उनकी ये मेंटेलिटी कैसे बनी, तो मिसगाइड किया गया, तो वैसे ही मिसगाइड कर दिया गया, तो उन्होंने मोदी जी का नाम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो तज्जिया किया और आपने जो अवामी रुझान को पेश किया, ये मुकम्मल और एक मजबूत बातें कही आपने। और यकीनी तौर पर जो अभी तक जिन लोगों ने नहीं सोचा था इस मौजू पे, उनको सोचने का एक मौका मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सफ़ा ऑनलाइन को अपना टाइम दिया। एक बात और भी मैं अर्ज कर दूं फैजुर रहमान साहब, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मधुबनी जिला में इंशाअल्लाह जो 10 असेंबली हलके हैं, मुमकिन है 2 सीट कहीं हम मिस कर जाएं, बाकी 8 सीट इंशाअल्लाह जीत जाएंगे। और मधुबनी लोकसभा में जाले हलका भी आता है जो अभी हॉट सीट बन चुका है। इंशाअल्लाह जाले में भी मशकूर उस्मानी साहब जो मेरे अजीज हैं, इंशाअल्लाह जरूर वो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, जरूर इंशाअल्लाह। और जज़ाकुमुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।